देश के राजनीतिक मंच, जी हाँ, इंडिया न्यूज के मंच में हमारे साथ मोदी सरकार में साउथ के सबसे बड़े चेहरे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद जोशी के। प्रहलाद जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं। मोदी 3.0 में ये काफ़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपको। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरह से आपने कर्नाटक में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो 3-3 सीएम को आपने देखा था और ऐसे सफलतापूर्वक आपने कार्यों का निर्वहन किया था। वो ये कहा जाता है कि ऐसा पहला अध्यक्ष जिन्होंने 3-3 सीएम को सही तरीके से आपने हैंडल किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो आपके पास विभाग है दोनों, इसके लिए 100 दिन का एजेंडा आखिरकार क्या है? ऐसे तो सौर ऊर्जा में हमारा एजेंडा है 200 गीगावाट को पारित करना है रिन्यूएबल में। वो तो हो गया है और वो सेलिब्रेशन भी हम कर रहे हैं। और कंज्यूमर अफेयर्स में हमारा कुछ ज़रूरी जो कंज्यूमर के हित में कुछ रूल्स में बदलाव का है वो चर्चा चल रहे हैं और डेलिब्रेशंस हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स रहता है, वो चल रहा है। बाकी तो हमारा एज इट इज़ हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाई में हो और इसमें हमारा 100 डेज का, इसमें बेसिकली हमारा टारगेट ओरिएंटेड तो इसमें ही है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उसमें तो 200 गीगावाट का हमारा जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यूरिया कोटिंग को लेकर एक सवाल सीधे तौर पर, क्योंकि लगातार जब ये था कि हम आपके साथ रूबरू होंगे तो जनता का लगातार सवाल आ रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि आप जरूर जो हैं प्रहलाद जोशी से पूछा कि यूरिया कोटिंग को लेकर क्या रणनीति है सरकार की? नहीं, ऐसे तो यूरिया कोटिंग मेरे मंत्रालय में नहीं आता है, फूड एंड सिविल सप्लाई एज अ रिन्यूएबल में नहीं आता है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ, तो नीम कोटेड के बाद नीम कोटेड यूरिया के फायदा तो हुआ है, और भी इसमें और कुछ सल्फर कोटेड वगैरह का चर्चा तो संबंधित विभाग कर रहे हैं। तो वो संबंधित विभाग की मंत्री ही जब रिप्लाई देंगे वो बेहतर रहेगा, ये तो मेरा मानना है, क्योंकि तो चर्चा तो उधर चल रहा है। प्रहलाद जी, मिशन 2047 जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपके मंत्रालय का है। रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर क्या रणनीति आपने अपनाया है? ऐसे तो 2047 के लिए हमको पहले तो 2030 तक 500 गीगावाट करना है। उसके बाद 2047 तक हमारा 50% एनर्जी जो है, मोर देन 50%, अभी तो 50%, जब हमारा 500 गीगावाट होगा तब तो 50% होगा। 2047 तक हमारा एमिशन कम करने का और रिन्यूएबल और ऐड करने का जो लक्ष्य है विकसित भारत के लिए, तो उसके लिए उसके लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रिन्यूएबल में तो मैं इतना कह सकता हूँ, भारत आज दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन गया है। We are the 4th largest installed capacity of the renewable energy as on today, and also, so this includes both wind, solar. All together, we have crossed our target, and we are marching ahead. Around 400 odd gigawatts is in the pipeline. I am very confident that whatever the target is fixed, that we are going to achieve. लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत से की है। जिस तरह से जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी आपके लिए चुनौती साबित होंगे? देखिए, जहाँ तक बजट के बारे में इन लोग, स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी ने जो आपत्ति उठाया है, अगर उसके बारे में उसका कोई लॉजिक रहना चाहिए। तो लॉजिकली कुछ बोलते हैं तो हम ज़रूर देख सकते हैं,
बिना लॉजिक ऐसे बात कर सकते? तो महाभारत में वो ऐसे तो महाभारत में जहाँ तक थोड़ा कुछ महाभारत मैंने देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो अभिमन्यु को रोका था 7 लोग रोका था, इन्होंने 6 लोगों का बात किया। एक 6 लोग कहाँ से आए मुझे तो पता नहीं, ये तो 7 का था, वो तो अलग बात है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स, बट द क्वेश्चन इज, हमारा जो बजट है, इस बजट को एज फार एज फूड एंड सिविल में हो, फूड एंड सिविल सप्लाई में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हाईएस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहे हैं। मैक्सिमम अलोकेशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है 11 लाख करोड़, उससे तो जॉब जनरेट हो रहा है। तो ये सब, और इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब उन लोगों के बात में ध्यान में नहीं आता है। तो कोई भी लॉजिकल उसमें वो क्रिटिसाइज जो किया, कुछ भी लॉजिकल है तो हम उत्तर दे सकते हैं, ऐसे बिना लॉजिक। लेकिन प्रहलाद जी, तो जो हाल के दिनों में जिस तरह से जो परिणाम है, उसका असर तो सीधे तौर पर दिख रहा है। आप दोनों सदनों में जिस तरह से देख रहे हैं आप, थोड़ा कुछ नंबर बढ़ गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इलॉजिकली एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लॉजिकल एग्रेसिव, आप नंबर कम है तो भी हम स्वीकार करते हैं ना। तो लॉजिक और नंबर के आप कंपेयर क्यों करते हैं? मैं यही राहुल गांधी जी को प्रश्न पूछना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क हिम, आपका लॉजिक है तो लास्ट टाइम भी आप यू आर जस्ट 52, देन ऑल्सो your some of your people used to make good points, we have taken it, and बिना लॉजिक आप ऐसे हमारा नंबर बढ़ गए हैं इसलिए हम शोर शराबा करेंगे, हम उत्तर देने के लिए नहीं देंगे, प्रधानमंत्री को हम व्यवधान डालेंगे, 2 घंटे तक प्रधानमंत्री को उत्तर देने के लिए नहीं देते, ये तो तरीका है क्या? आफ्टर हैविंग डिस्कशन फॉर द मोर देन 20 आवर्स, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तर देने जा रहे थे, Prime Minister was not allowed to speak in Parliament. Is it a good thing in the Parliament? ये लोग क्या करने जा रहे हैं? Maybe I was there in opposition for 10 years. Never we interrupted when Prime Minister was replying. This is the first time. Not first time, इससे पहले भी इन लोगों ने किया है. But पूरा 2 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने का काम जो कर रहे हैं, ये तो प्रजाप्रभुत्व के लिए अच्छा नहीं है। आपको लॉजिकली जो बोलना है पॉइंट रखिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल जी साफ तौर पे कर रहे हैं कि जो जवाब चाहते हैं सरकार से, सरकार उस पर गोलमोल कर रही है। महंगाई है, अग्निवीर है, नीट में जिस तरह से हुआ देश के सामने है, सीधे तौर पर कर रहे हैं कि जनता के सवालों को लेकर जो है सरकार के पास आ रहे हैं और सरकार को इसको जवाब देना होगा। ये जिस तरह से आक्रामक है, उसको लेकर क्या किया? ना, आक्रम तो मैंने वही बोला ना। आज तो जब उन्होंने, उससे पहले भी जब ही वॉज टॉकिंग अबाउट इन द प्रेसिडेंट थैंक्स गिविंग मोशन, एट उस टाइम भी स्वयं माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि उनको कॉम्पेंसेशन मिला है, तब उन्होंने चैलेंज किया। आज भी राजनाथ सिंह जी ने फिर से रिप्लाई दिया, वो चैलेंज करते हैं। स्वयं आर्मी ने क्लैरिफाई किया, उनको कॉम्पेंसेशन दिया गया है विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स व्हेन इट वाज रिलीज्ड। अब मानने के लिए तैयार, आप हमारा ऑफिसर को भी मानने के लिए तैयार है, रक्षा मंत्री को भी मानने के लिए तैयार है, फिर भी आप बोलते रहते हैं नहीं मिला है, नहीं मिला है कॉम्पेंसेशन। हम क्या कर सकते हैं उसमें? व्हाट कैन यू डू इफ इट इज इलॉजिकल? एंड आपका कोई तथ्य पर बात करते हैं तो हम कुछ रिप्लाई दे सकते हैं। जो आदमी नींद में है उनको जगा सकते हैं, नींद का जो नाटक कर रहे हैं उनको जगाने का बहुत मुश्किल है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन प्रहलाद जी, जो बजट पेश किया गया सीधे तौर पर विपक्ष द्वारा किया गया कि सरकार बचाओ बजट है। आप जो हैं आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए आपने उसमें कोटा उनका बढ़ा दिया, आवंटन बढ़ा दिया, अन्य राज्यों को आपने अवहेलना कर दी। तो ये सीधे तौर पर आरोप लग रहा है, तो इस आरोप से कैसे बच सकते हैं आप? एक तो मैं एक पहले प्रश्न पूछता हूं, 2009-10 में सिर्फ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नाम लिया था वित्त मंत्री ने, तब बाकी राज्यों को यूपीए कालखंड में जो कुछ भी थोड़ा इधर उधर देते थे। आज तो बहुत आवंटन बढ़ गए हैं, वो तो अलग बात है। जो भी आप देते थे, कुछ भी नहीं दिया था क्या अलग राज्यों को? आप अभी
तमिलनाडु का बजट पेशित हुआ तमिलनाडु असेंबली में, सिर्फ 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं मिलता है क्या? ठीक हमारा बजट से पहले 76,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में अप्रूवल हुआ है। जहां तक मैं कर्नाटक से हूं, कर्नाटक के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ सड़क के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस हैज बीन अलॉटेड टू कर्नाटका, 1 लाख करोड़। और मैं एक आपको घटना बताता हूं। व्हेन आई वाज इन अपोजिशन, 1 MOS फ्रॉम कर्नाटका was there in the railways. नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं, जब रेलवे बजट का चर्चा होता है, रेलवे मंत्री उत्तर देते थे। तब ये MOS रिक्वेस्ट करके स्पीकर को मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं बिफोर मंत्री उत्तर देने से पहले। तब प्रश्न पूछा गया क्यों? तब MOS ने उस टाइम बताया, मैं पार्लियामेंट में था, लोकसभा में था उस टाइम, उन्होंने ये बताया हमने रिकॉर्ड पैसा कर्नाटक को दिया है, वो मैं मेंशन करना चाहता हूं। What was the record पैसा? 800 crores. Today what we have given? 8,000 crores. तो तब भी इन लोगों को, इनको नहीं मिला है, उनको नहीं मिला है, यही बात करते रहते हैं, तो इसमें तो तथ्य ही नहीं है जी। तो पूर्वोदय का हमारा स्कीम है, और ये आंध्र प्रदेश के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन किया? हमने किया है, और यूपीए ने किया था। Why you are opposing today? What is your problem? अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रावधान करते हैं तो ठीक है, जब हम पैसा देते हैं वो ठीक नहीं है। ये तो वितंडवाद नहीं है क्या? तो सारे देश को जो कुछ भी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, और जहां तक अभी मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बताता हूं, तो 800-900 करोड़ अलॉकेटेड फॉर दी मध्य प्रदेश रेलवे, आज कितना हो गए? 14,000 करोड़। ये तो सब सभी राज्यों को मिल रहा है। और भारत देश का जो आर्थिक शक्ति है, एज ए इकोनॉमिक पावर, इंडिया इज ग्रोइंग एंड वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका फल सबको मिल रहा है। हमने पूर्वोदय में और आंध्रा का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कमिटमेंट था, उसमें 2 राज्य का नाम लेते हैं, तो आप बोलते हैं और किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आप क्यों करते थे? आप तो जब ममता दीदी रेलवे मंत्री थे, पूरा से पूरा वेस्ट बंगाल का ही नाम कम से कम 100 बार आता था। ये सब याद नहीं है क्या राहुल गांधी को? तो राहुल गांधी के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह, जिस तरह से आपको घेरा, क्या आप किस तरह से देखते हैं? तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है। और जनता के जहां तक मैं थोड़ा कुछ समझा हूं और इनपुट लिया हूं, लोग भी सीरियस नहीं लेते हैं। अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं आप? कौन ले रहा है? तो अभी देखो, द टोटल पुट टुगेदर 14, 19 और 24, तीनों मिला के इन लोगों का 200 भी पार नहीं हुआ, 200 से थोड़ा ज्यादा है। एक टाइम कांग्रेस पार्टी का 400 सीट था, आज इन लोगों ने क्या हाल बना के रखा है? तो कह रहे हैं कि अंतर तो नहीं है, 234 है उनका। क्या जी? 234 है। 200 उनका, आई थिंक दैट इज ऑल पुट टुगेदर इंडिया गठबंधन। इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस क्या वेस्ट बंगाल इंडिया अलायंस था क्या? हमको पूछ रहे हैं, हमारा तो कम से कम प्री पोल्ड अलायंस था। आपका क्या था जी? अब तो केरल में, तिरुवनंतपुरम में, कोच्चि में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। वेस्ट बंगाल का कलकत्ता में 1 सीट नहीं दिया ममता दीदी ने, और इधर आके दोस्ती, इंडी गठबंधन। और आम आदमी के साथ दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में नहीं है। ये कोई गठबंधन, इट इज नॉट एट ऑल ए नेचुरल गठबंधन, ये अननेचुरल है। सिर्फ तो हमको विरोध करने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, और कुछ उसमें नहीं। प्रहलाद जी, ये भी है कि एजेंसियों का जो दुरुपयोग आप पर आरोप लग रहा है कि कर रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा है। 2 सीएम को आपने बंद कर दिया, एक सीएम बाहर हैं, एक अंदर हैं। देखो, सीएम को जब अरेस्ट किया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले जाता है, हाई कोर्ट तक चले जाता है, महीने तक बेल नहीं मिलता है, उप मुख्यमंत्री को बेल नहीं मिलता है, जो
आप जिस प्रदेश का बात कर रहे हैं, अगर हम गलती किया तो कोर्ट है ना देश में। अभी अभी हुआ है कर्नाटक में, सीधा ट्रेजरी से कुछ लोगों को एक एसबीआई ब्रांच को ट्रांसफर होता है, एसबीआई ब्रांच से लेके और एक ब्रांच को ट्रांसफर होता है, और उधर से हर कम से कम 90 लोगों को डायरेक्टली सरकार का पैसा अनऑथराइज्ड लोगों को पैसा दिया जाता है। एक ऑफिसर जो हैंडल करते थे, उनको ऊपर दबाव आता है साइन करने के लिए, वो आत्महत्या करते हैं, बाद में बाहर आता है, तब ईडी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ऐसे केस बहुत है। जो भ्रष्टाचार करते हैं वो तो एजेंसी से डरते हैं, जो नहीं करते वो नहीं डरते हैं, सिंपल है। तो क्या एजेंसी चुप बैठना था? एजेंसी ईडी को कौन, ईडी का रचना कब हुआ जी? इन लोगों के साथ ही हुआ है नहीं, ना? लेकिन ये सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि जो लोग भ्रष्टाचार जिस पर आरोप लगाते हैं वो आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो गंगा स्नान कर लेते हैं। नहीं जो तो केस चल रहा है जी, जो भी इधर उधर कोई ज्वाइन हुआ है तो भी केस अभी भी चल रहा है, जारी है, कोर्ट में है। तो पूरा उनको तो जब तक उनका कोर्ट में फैसला नहीं होगा तो चलता रहेगा। एक आपके राज्य से सवाल है, कर्नाटक में मुड्डा का मसला आप लोगों ने जोर शोर से उठा रखा है। नहीं, मुड्डा बोले तो बहुत लोग ना समझेंगे, बुड्ढा समझ देंगे। मुड्डा क्या है वो तो बोलो पूरा। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उसको लेकर आप लोग बहुत आक्रोशित हैं, सीएम पर गंभीर आरोप। ये आखिरकार बीजेपी इस मसले को 3 अगस्त से आप लोग मार्च भी करने वाले हैं, ये तो क्या है? नहीं, वाल्मीकि बोर्ड और मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2 बहुत बड़ा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप डायरेक्टली मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के ऊपर है। तो एक में तो मुख्यमंत्री असेंबली में स्वीकारा है कि वाल्मीकि बोर्ड में वाल्मीकि मीन्स SC/ST का, ST लोगों को जो पैसा वगैरह उनके स्कीम वगैरह है उसके लिए है वो। तो इधर जो ST में भ्रष्टाचार हुआ है वो स्वयं स्वीकार लिया है, क्योंकि उसमें तो ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा के उन्होंने अपने आप को सेफ करना चाहते थे, इसीलिए उधर तो स्वीकार किया। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो जो सामान्य लोगों के लिए साइट बांटने का काम, डेवलप करके बांटने का काम ये डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्नाटक में करते हैं। इसमें 14 वेरी वैल्यूएबल साइट्स मुख्यमंत्री ने अपने पत्नी के नाम पर लिया है, और इतना वितंडवाद अभी रखने का शुरू किया है लोगों के सामने। तो 14 साइट्स वेरी वैल्यूएबल साइट्स, तो मेरा लैंड मुडा ने लिया था, लेकिन फैक्चुअल के पोजीशन क्या है? लैंड जो इनके पत्नी के नाम पर बीच में 2003 या 4 में आया, दैट इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन मार्क। एंड वो तो बहुत आउटस्कर्ट्स में था, इसके बदले इतना वैल्यूएबल साइट लिया। तो ओवरऑल पुट टुगेदर few hundred crores of the sites have been transferred like this, and 14 sites have been transferred in the name of wife of Mr. Siddaramaiah. It is a big scam. That's why you said you give it to CBI. That he is not ready. He has given it to the judicial inquiry with a retired judge. तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो और बोलते हैं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी। ये क्या है? अच्छा, एक प्रहलाद जी, आम जनता से सीधा सवाल जुड़ा हुआ है कि जो मिलावट है, मिलावट का जो गोरखधंधा चल रहा है दूध, पनीर या खाद्य पदार्थों में, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं 1-2 सवाल आपसे पूछूंगा। इसको लेकर उपभोक्ता मंत्रालय क्योंकि आपके पास है, इसको लेकर क्या शिकंजा कसने जा रहे हैं, क्या कार्रवाई? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई जमीन पर नहीं दिखती। देखिए जी, इसमें तो हम कानून और नियम बना के राज्य सरकार को ही भेज सकते हैं। तो इसमें
कार्रवाई करना है, अगर छापा डालना है तो, रेड करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। हम तो एक कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्ट्री के नाते और फूड एंड सिविल सप्लाई के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री के नाते, मंत्रालय के नाते भी हम स्टेट को एडवाइजरी भेजते। अगर कंप्लेंट हमारे पास आता है तो तुरंत स्टेट को हम कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। अल्टीमेटली दिस इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम टू टाइम वी कीप राइटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड वी आर कंटिन्यूसली डूइंग फॉलो अप ऑल्सो। प्रहलाद जोशी जी, एक आखिरी प्रश्न। सावन का दूसरा सोमवार है, क्या आज आपने जल चढ़ाया? और नेम प्लेट वाले विवाद को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जी? नेम प्लेट का जो विवाद उत्तर प्रदेश में, हाँ, इसका यात्रा में, हाँ, ये तो यात्रा अभी देखो, उधर का उस प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिया था, उसमें कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेट द ऑर्डर एंड उसमें मुझे, सिंस इट्स द मैटर इज इन द कोर्ट, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो प्रहलाद जोशी जी ऐसे मोदी सरकार के मंत्री हैं कि जब भी ITV नेटवर्क ने जो मंच में जो हमारा होता है उसके लिए संपर्क किया, कभी इन्होंने मना नहीं किया और उन्हें सीधे शब्दों में कहा कि मैं जरूर आऊँगा। आप आए, हमारे साथ आज जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। एक बार फिर प्रहलाद जोशी जी, इंडिया न्यूज़ मंच के लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट सेशन। अब मैं एक और